गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है भाई। तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने आज के सेशन के साथ। और आज के सेशन में हम लोग चर्चा कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, संविधान के ऊपर। और संविधान में हम पढ़ रहे थे संविधान की विशेषताएं। ठीक, संविधान में हम क्या पढ़ रहे थे? संविधान की विशेषताएं। ठीक है, इसके अंदर हमने तीन बातें पढ़ ली थी। हमने इसमें संघवाद के बारे में पढ़ा था, हमने इसमें संघवाद के बारे में पढ़ा था, हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा था? हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था? तो हमने इसमें आपको संघवाद के बारे में पढ़ाया, हमने आपको संसदीय शासन प्रणाली और शक्तियों का विभाजन। ठीक, हमने क्या पढ़ाया? संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शासन प्रणाली। और उसके अलावा हमने आपको पढ़ाया शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन पढ़ाया था। ठीक, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, आज चौथे नंबर की बात करेंगे जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। हमारे संविधान की एक खासियत यह है कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है। ठीक, क्या है? सेक्युलरिज्म है, जिसे अब हम पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं, जिसे हम पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं। ठीक है, तो उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सेक्युलरिज्म। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की जब बात करते हैं तो उसके अंदर सिंपल सी एक बात जाननी होती है, वो ये कि जब भी संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही है तो वो व्यक्ति के लिए नहीं की जा रही है। वो किसके लिए की जा रही है? वो राज्य के लिए की जा रही है, क्योंकि व्यक्तियों को धर्म का अधिकार दिया गया है कि वो अपनी पसंद से अपना धर्म क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। व्यक्ति अगर चाहे तो धर्म का परिवर्तन भी कर सकता है, बस जोर जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। जब बात धर्मनिरपेक्षता की आती है तो धर्मनिरपेक्षता किसके संदर्भ में कहा गया है? तो धर्मनिरपेक्षता कहा गया है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यानी राज्य जो है वो धार्मिक मामलों में एक निश्चित दूरी बनाकर रखेगा, धार्मिक मामलों में एक निश्चित दूरी बनाकर रखेगा। दैट स्टेट shall not follow, state shall not follow any kind of religion, the state shall not follow any kind of religion। ठीक, लेकिन अगर किसी भी तरह से दो समुदायों के बीच में झगड़ा होने लगे, मान लीजिए दो धार्मिक समुदाय हैं, आपस में लड़ गए, या एक ही धर्म के अंदर लड़ाई हो गई, दो समुदाय के लोग आपस में लड़ गए, दो पंथ के लोग आपस में लड़ गए, या कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न आ गई, तो राज्य को फिर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो धर्मनिरपेक्षता में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जहां राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है। या अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां लोक व्यवस्था को देखना है, कि एक बड़े लेवल पे चीजों को देखना है, उनके लोकहित की बात है, तो वहां पर वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? धर्म और पंथ में क्या अंतर है? देखो, पंथ जो होता है, किसी भी धर्म को मानने के लिए हम जो उसके अंदर जो अनुष्ठान करते हैं, या जो हमारा उस धर्म को पालन करने का जो तरीका होता है, मेथड ऑफ द फॉलोइंग ऑफ रिलीजन, उसे हम पंथ कहते हैं। तो इसीलिए 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष को क्या कर लिया गया था? ऐड कर लिया गया था, धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष कर लिया गया था। ठीक है, क्लियर है? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। उसके अलावा हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमारे संविधान में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ठीक, मौलिक अधिकारों की कुल संख्या, मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। जबकि वर्तमान संख्या इनकी कितनी है? वर्तमान संख्या कितनी है? तो वर्तमान संख्या जो है वो कितनी है बेटा? वो है 6। तो कौन सा हटा दिया गया?
तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी क्या कर दी गई थी? हटा दी गई थी। ठीक है, 1978 में। अभी तो 10 बजे नहीं 8 से 9 फिर 9 से 10। ये तो वो है जनरल पेपर वाला बीपीएससी। 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी क्या कर दी गई थी? हटा दी गई थी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या कर दी गई थी? हटा दी गई थी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दी गई थी। इसी तरह से हमारे पास क्या है? डीपीएसपी है, यानी नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी ये हमारे संविधान का क्या है? पार्ट है। हमारे संविधान का पार्ट है। हमारे संविधान की क्या है? विशेषता है। हमारा संविधान एक विस्तृत संविधान है। हमारा संविधान क्या है? विस्तृत संविधान है। ठीक, लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा संविधान क्या है? लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन है। लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब क्या है कि हमारे संविधान में 395 क्या है? आर्टिकल हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 22 क्या है? भाग हैं, 22 पार्ट्स हैं, और इसके अलावा 12 क्या हैं? अनुसूचियां हैं। 12 क्या हैं? अनुसूचियां हैं, यानी क्या है? शेड्यूल हैं। 12 क्या हैं? शेड्यूल हैं। पर ये वर्तमान से ऐसा नहीं था। वर्तमान से ऐसा नहीं था। ठीक है, वर्तमान से ऐसा नहीं था। ठीक, सर संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया जबकि ये स्टार्टिंग से दिया गया था? देखो मैंने क्या बोला अभी, जब भी किसी ग्रेटर गुड की बात आएगी, ठीक है, तो वहां पर संविधान की व्याख्या दोबारा से की जा सकती है। संपत्ति के अधिकार में कुछ चीजें ऐसी थीं जिनको लेकर सरकार को ये लग रहा था कि सरकार जो सबके लिए समाजवादी लक्षण बना रही है वो चीज पूरी नहीं हो सकती, और ये बात बार बार नुकसान कर रही थी। इसलिए ये समझा गया कि संपत्ति के अधिकार को हटाना ही क्या होगा? उचित होगा। ठीक, संपत्ति के अधिकार को हटाना ही क्या होगा? उचित होगा। ठीक है, बोलो, क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए, तो हमारा जो संविधान है वो सबसे विस्तृत संविधान है। इस बात का क्या मतलब है? और यहां से आपके क्या होते हैं? क्वेश्चन आते हैं। यहां से आपके क्या होते हैं? क्वेश्चन आते हैं। देखिए, शुरू से हमारे संविधान में ऐसा नहीं था जैसा आज है। संविधान जब लागू हुआ था तब कितने, जब संविधान लागू हुआ था तब जो आर्टिकल थे वो थे 395 अनुच्छेद। आर्टिकल कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, उसके अलावा आपके 22 भाग थे। 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। 8 क्या थे आपके? शेड्यूल थे। 8 क्या थे आपके? शेड्यूल थे। 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन अब समय समय पे इनमें क्या होगा? संशोधन होगा। तो अभी जो लिखा जाता है, जो अभी अनुच्छेदों की संख्या लिखी जाती है वो अभी भी इतनी ही लिखी जाती है, 395 अनुच्छेद ही लिखी जाती है। लेकिन अगर संशोधन की बात करेंगे, संशोधनों सहित अगर बात करें, अमेंडमेंट्स के साथ क्या अमेंडमेंट हुए? जैसे पहले केवल एक आर्टिकल 21 था
जो कि राइट टू लाइफ था। पर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 से क्या किया गया, 21A बना दिया गया, राइट टू एजुकेशन दे दिया गया। तो अब 21 में दो आर्टिकल हो गए ना, एक 21 हो गया और एक 21A हो गया। इसी तरह से पहले आर्टिकल 51 था, पर 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया तो आर्टिकल 51A बन गया। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे आर्टिकल हो गए। तो अगर हम संशोधनों के साथ देखेंगे तो ये संख्या कम से कम 460 प्लस अनुच्छेद चली जाएगी। हो सकता है कि जब तक आप एग्जाम हॉल में घुसें तब तक एक आध अनुच्छेद और बढ़ जाए। ठीक, तो इनकी कभी भी एग्जैक्ट संख्या नहीं पूछी जाती है आपसे। अनुच्छेद कितने पूछे जाते हैं, 395। ठीक है, भाग की अगर बात करें तो भाग कितने हैं, 22। लेकिन अगर संशोधन मिला देंगे, संशोधनों के साथ अगर देखा जाए तो फिर भाग संख्या कितनी हो जाएगी, भागों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। पर लिखा कैसे जाता है संविधान में, 22 भाग ही लिखे जाते हैं। ये नहीं लिखा जाता कि संविधान में 25 भाग हैं। तो जब भी एग्जामिनर को आपसे ये वाला पूछना पड़ेगा तो वो हमेशा ये सवाल पूछेगा कि संशोधनों के साथ मिलाकर भागों की संख्या कितनी है, तो 25 है। जैसे पहले भाग 4 था जिसमें नीति निर्देशक तत्व दिए हुए थे, फिर क्या किया गया, भाग 4A जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया, तो एक संख्या बढ़ गई। ऐसे ही 9 में भाग जोड़े गए। ठीक, तो भागों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। ठीक है, और अनुसूचियां कितनी बढ़ गई, अनुसूचियां कितनी बढ़ गई, तो अनुसूचियां आपको पता है अब वर्तमान में कितनी कर दी गई हैं, 12 कर दी गई हैं। शेड्यूल कितने कर दिए गए हैं, शेड्यूल कितने कर दिए गए हैं, 12 कर दिए गए हैं। पहले कितने थे, 8, अब कितने हो गए, 12। तो क्या 8 से 12 हुए, तो यहां से सवाल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं, इसका जवाब 22 ही होगा। जब उसको 25 पूछना होगा तो वो संशोधनों के साथ पूछेगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब यहां पे नोट करके मैं आपको कुछ कुछ बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनते चलिए। नाइन्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल जो है, नवी अनुसूची, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। ठीक, जिसके अंदर ऐसे विषय थे जिनको आप मतलब न्यायोचित नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद 10th शेड्यूल जो है, 10th शेड्यूल जो है ये जोड़ी गई 52वें 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा, पहला वाला हुआ था 1951 में, पहला वाला हुआ था 1951 में, 52nd वाला हुआ 1985 में, जो दल बदल से संबंधित था, दल बदल के कानून से संबंधित था। ठीक, 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल जो जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची, ये जोड़ा गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से, 1992 से किससे रिलेटेड था, पंचायती राज से। और 12th शेड्यूल जो जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, ये जोड़ी गई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, जो कि किससे रिलेटेड थी, पंचायती राज से। किससे रिलेटेड थी, सॉरी, किससे रिलेटेड थी, स्थानीय शासन से, स्थानीय शहरी प्रशासन, स्थानीय शहरी प्रशासन से। ये किससे रिलेटेड थी, पंचायती राज से। किससे रिलेटेड थी, पंचायती राज से। तो यही वाला आपसे पूछा जाएगा। ठीक, 10वां वाला याद रखिएगा, दल बदल से रिलेटेड थी। 10वां वाला किससे रिलेटेड है, दल बदल से रिलेटेड है। ठीक है, 93 से लागू होगा शिखा, 93 से लागू होगा बेटा, अभी पढ़ेंगे आगे लोकल गवर्नमेंट में।
क्लियर है? क्लियर है, बताओ। क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो ये था आपका संविधान की विशेषता। वैसे तो और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर आपको इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्या हो गया? एनओसी क्या है बेटा? एनओसी बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को। जो आपको वो लेटर इशू कर रहा होता है, उसका कहना ये है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है? अच्छा, एक चीज सुनिएगा, वो ये जो जरूरी बात है, इस संडे को मैं आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। ठीक, जैसे अभी ली थी ना सैटरडे में, जैसे सैटरडे में ली थी, क्लास की पीडीएफ क्लास के बगल में लगी होती है बेटा। क्लास की पीडीएफ क्लास के बगल में लगी होती है बच्चा। इस संडे को आपकी क्लास होगी। ठीक है? संडे या सैटरडे में क्लास होगी, हो सकता है दोनों दिन ही हो जाए। जैसे अभी पिछले सैटरडे को ली थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट कराया था पिछले वाले बच्चों का। समय कम है, बिहार वाले जिद में लग रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बच्चों का मतलब सिलेक्शन हो या ना हो, उनको अपनी जान छुड़ानी है पेपर लेके। तो वो जो है वो मुझे लग रहा है कि एग्जाम लेने के एकदम मूड में है, और वो इस पे भी तैयार हैं कि सीटें खाली हो जाएंगी तो हम 2025 में फिर से विधानसभा का चुनाव है, तो दोबारा और वैकेंसी निकाल के कहेंगे कि हाँ देखिए हमने वैकेंसी निकाली दो दो बार है, हमने वैकेंसी निकाली दो दो बार। ठीक, तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को ये लिख लिख के पढ़ने वाली जो आदत है आप लोगों की, अच्छी आदत है, मुझे भी इसी में मजा आता है, पर हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो सिलेबस कंप्लीट होने से रहा, है ना? सिलेबस सिलेबस तो फिर आप भूल जाइए कि कंप्लीट होने से रहा। ठीक है? हाँ, तो अब आ जाते हैं संविधान की प्रस्तावना पे। अब आ जाते हैं संविधान की प्रस्तावना पे। तो आपको मालूम है कि प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इससे आपका क्वेश्चन आता है। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे क्वेश्चन आता है आपका, या पूछा जा सकता है। बीपीएससी पेपर बनाएगा तो हो सकता है कि पूछ दे। अब आपको ये भी पता है, आप पढ़ चुके हो कि 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, पेश किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव कुछ संशोधनों के साथ, कुछ चेंजेस के साथ, कुछ संशोधनों के साथ, सम चेंजेस, विथ सम चेंजेस, क्या किया गया था? प्रस्तावना के तौर पे, प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया, प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। डेट बताइए, पढ़ रखा है आपने, डेट बताइए जल्दी से, डेट बताइए जल्दी से, कब स्वीकार किया गया था? मैंने कहा था ना ये डेट याद रखनी है। तो 22 जून 1947 को, 22 जून 1947 को। अरे 46 कैसे होगा जब 46 में दिसंबर में आया है? तो 22
अरे जून लिख दिया यार, पागल हो गया हूं मैं अभी। 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक, टेस्ट सीरीज नहीं है बीपीएससी का। अरे तुम लोग बौरा और आ गए हो क्या? यहाँ कोर्स खत्म हो जाए टाइम पे, पहले इसका मारा, तुमको टेस्ट सीरीज भी लगा। समय है तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज लगाने का? तो कहा, कौन से दुनिया में हो यार तुम लोग? तुम्हारे पास समय है क्या टेस्ट सीरीज लगाने का? तुम लोग क्या एप्लीकेशन पे कोर्स लेके छुट्टी पा ली हो क्या? मम्मी पापा को बता दियो क्या कि हम कोर्स ले लिए हैं? सिलेक्शन कैसे होगा उस पर सोच विचार कर पा रहे हो? पहले जो मिनिमम पासिंग मार्क लाना है, पहले उसका भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। क्या यार, ठीक है। और इसका आइडिया कहां से लिया गया था? आइडिया ऑफ प्रियम्बल, आइडिया ऑफ प्रियम्बल कहां से लिया गया था? यूएसए से। और लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहां से लिया गया था? कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना का विचार कहां से आया? यूएसए से। ठीक है, प्रस्तावना का विचार कहां से आया? यूएसए से। और प्रियम्बल कहां से आएगा? लैंग्वेज की भाषा कहां से आएगी? प्रस्तावना की भाषा कहां से आई? तो प्रस्तावना की भाषा कहां से आई बेटा? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक, उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक, 42वां संविधान संशोधन। जहां भी सीए लिख रहा हूं वो क्या है? संविधान संशोधन। ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है बताओ भाई? मिनिमम पासिंग मार्क कितना है? तुम्हारे चक्कर में हमारी कोल्ड कॉफी भी ठंडी हो जाएगी। बताइए जरा तो। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में लिया गया था। और इससे क्या किया गया? इससे प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए। ठीक, प्रस्तावना में समाजवादी, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और क्या जोड़ा गया? अखंडता, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी शब्द क्या किया गया? जोड़ा गया। अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक, ठीक है, अखंडता शब्द जोड़ा गया। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? बोलिए। तो आप सब लोगों को संविधान की प्रस्तावना पता होगी। आप सब लोगों को संविधान की प्रस्तावना तो आती होगी, है ना? है ना? तो प्रस्तावना में क्या बोला गया है? प्रस्तावना में क्या बोला गया है? भारतीय राज्य का स्वरूप, भारतीय राज्य का स्वरूप बोला गया। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। क्या बोला गया? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, या भारतीय राज्य की स्वरूप या प्रकृति, या उसका गुण भी कह सकते हैं। क्या क्या बोला गया है? हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं। ठीक, क्या बनाना चाहते हैं? सॉवरेन बनाना चाहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि हमारे ऊपर हमारा अधिकार है, किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, कि हम समाजवाद में विश्वास रखते हैं
कि संसाधनों पर सबका अधिकार है, ठीक है, और उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं। समाजवादी यानी सोशलिस्ट, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, लोकतांत्रिक, ऑर्डर यही है, याद रखना जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, और गणराज्य बनाना चाहते हैं, रिपब्लिक। तो भारतीय राज्य की प्रकृति, गुण या ये सब क्या है, समाजवादी नहीं, मतलब शुरू कैसे होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, याद रखिएगा, सॉवरेन सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये ऑर्डर पूछ दिया जाता है, ये ऑर्डर पूछ दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। सर पहले सिर्फ लोकतांत्रिक था, नहीं बेटा, पहले जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, धर्मनिरपेक्ष था और लोकतांत्रिक गणराज्य था, फिर 42वें से चेंज करके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य किया गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि संविधान का मूल स्रोत, मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, वी द पीपल, भारत की जनता, हम ये अधिकार देते हैं, हम ये काम करते हैं, ठीक। तो संविधान का मूल स्रोत कौन है बच्चा, भारत की जनता है, ठीक है, भारत की जनता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे प्रस्तावना में, हमारे प्रियम्बल में क्या है, भारतीय राज्य का स्वरूप है, हमारे प्रियम्बल में न्याय की अवधारणा है, हमारे प्रियम्बल में क्या है, न्याय की अवधारणा है, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ या आइडिया ऑफ जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। कितने तरीके की न्याय की बात होती है, 3 तरीके की। कितने तरीके की न्याय की बात करते हैं हम, तो हम बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने तरीके की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है। तो 5 प्रकार का क्या है, राज्य का स्वरूप, 5 प्रकार का क्या है, राज्य का स्वरूप। 3 प्रकार का क्या है, न्याय, 3 प्रकार का क्या है, न्याय। और फिर क्या कहते हैं प्रस्तावना में, कहते हैं हम स्वतंत्रता देते हैं, हम क्या करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी की बात करते हुए हम क्या कहते हैं, लिबर्टी की बात करते हुए हम कहते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितने तरह के स्वतंत्रता की बात हो गई, 5। कितने तरह के स्वतंत्रता की बात हो गई, 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, समानता देंगे। क्या समानता देंगे, इक्वालिटी। कितने तरीके की, इक्वालिटी किस चीज की देने की बात करते हैं, इक्वालिटी किस चीज की देने की बात करते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक, डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो समानता कितने तरीके की, 2 तरीके की। समानता कितने तरीके की, 2 तरीके की, ठीक है, 2 तरीके की। और फिर क्या कहते हैं कि बंधुता की भावना,
बंधुता की भावना, फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। बंधुता की भावना, बंधुता की भावना। उद्देश्य क्या है बंधुता की भावना बढ़ाने का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है? मोटिव है हमारा राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता, यूनिटी ऑफ नेशन एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ नेशन एंड इंटीग्रिटी, राष्ट्र की एकता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, टू मेक श्योर, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, ठीक, डिग्निटी ऑफ इट्स पीपल, टू मेक श्योर। तो आपका मैंने ये क्या किया, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना है 5 तरीके का राज्य का प्रकार है, 3 तरीके का न्याय है, 2 तरीके का, 5 तरीके की फिर स्वतंत्रता है, 2 तरीके की समानता है, यानी 5 3 5 2 ऐसे करके सवाल आ सकता है, 5 3 5 2 ऐसे करके सवाल आ सकता है, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। मोनिका राय कह रही है सर 9 बजे सुबह से पढ़ रही हूँ और अभी वाईटी बाकी। यही मैं कहता हूं, तुम लोगों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि नौकरी कैसे, जब एप्लीकेशन पे चुपचाप कोर्स ले लिए हो तो यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो चुपचाप एप्लीकेशन पे, क्यों वाईटी पे जो है, वाईटी जब सोने होने लगना भगा भगा के देख लेना क्या क्वेश्चन कराया गया है। अभी वाईटी पे जब लास्ट का 15-20 दिन रह जाएगा तो सारे लोग मैराथन कराएंगे, सब लोग, हम खुद कराएंगे, पूरी की पूरी एससीईआरटी कराएंगे। तो वो देखना, काहे अभी के लिए इतना समय खराब कर रही हो, वो काम करो जिससे फायदा हो। खाली समय में बजाय वाईटी देखने के बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर लगा जाओ, रट जाओ उनको बैठ के, ठीक है। और क्या है, कब इकट्ठा हुए थे, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। क्या चल रहा था, शुक्ल सप्तमी, क्या चल रहा था, शुक्ल सप्तमी। और विक्रम संवत कौन सा था, विक्रम संवत, तो विक्रम संवत कब आया था, विक्रम संवत आया था 57 बीसी में। बीसी का मतलब क्या हो गया, जीरो से पीछे, और 1949 क्या है, जीरो से 1949 आगे। तो यहां से जोड़ना होगा तो प्लस क्या करना पड़ेगा, 57 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 2006, विक्रम संवत 2006। आया समझ में कि नहीं आया समझ में ये वाली बात। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेगा, कहीं मिल जाएगा यार, मार्केट में 75 दुकान होगी वहां मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक। नो सर। इतिहास में बहुत सारे कैलेंडर हुए, ऐसा ही एक कैलेंडर था विक्रम कैलेंडर। 57 बीसी यानी 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने विदेशियों को हराने के बाद विक्रम संवत नाम का कैलेंडर चलाया।
ठीक है। जैसे गुप्त वंश के दौरान गुप्त कैलेंडर चला था, हर्ष ने हर्ष कैलेंडर चलाया था, हर्ष संवत चलाया था, अकबर ने इलाही संवत चलाया था, कनिष्क ने शक संवत चलाया था। तो इतिहास में बहुत सारे कैलेंडर हुए हैं, ठीक है। हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं या आज की डेट में पूरी दुनिया जो कैलेंडर यूज करती है, जिसमें आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पढ़ते हो, वो कैलेंडर को बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक। तो अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम जोड़ें विक्रम संवत से, तो चूंकि ग्रेगोरियन आने के 57 साल पहले ही विक्रम आ चुका था, तो उसको आपको एग्जैक्ट विक्रम अगर बताना है तो आज वाले में आपको 57 और क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना भाई। माइनस को इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो जोड़ना पड़ेगा। तो 1949 26 नवंबर को संविधान पारित हुआ था। अब अगर हम ये बोलें कि विक्रम संवत के हिसाब से कब पारित हुआ, तो विक्रम संवत का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 57 उसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा। सर काइंडली इंग्लिश टर्म सभी यूज कीजिए, ठीक है। शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी, विक्रम एरा या संवत 2006 को क्या किया था, अंगीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित और आत्मार्पित, और आत्मार्पित, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड, इनैक्ट, इनैक्ट एंड गिव ourselves, गिव ourselves, अपने आप को दिया था। ठीक है। बोलो, क्लियर है। क्लियर है। तो ये संविधान में आपको याद रखना है। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into into a sovereign, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, हम सॉवरेन बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं, समाजवादी, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक। ये बनाने के लिए कहां इकट्ठा हुए हैं, संविधान सभा में इकट्ठा हुए हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस और द आइडिया ऑफ जस्टिस। क्या आइडिया ऑफ जस्टिस है हमारा, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। और क्या लिबर्टी देना चाहते हैं, क्या स्वतंत्रता देना चाहते हैं, स्वतंत्रता क्या देना चाहते हैं, विचार, द आइडिया ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, कि किसी के विचार पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, यही चाहिए था ना, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन। विश्वास यानी बिलीफ, विश्वास यानी बिलीफ। धर्म यानी रिलीजन, धर्म यानी रिलीजन, धर्म यानी रिलीजन या फेथ बोलते हैं। और वर्शिप, उपासना यानी वर्शिप, वर्शिप। तो संविधान में इसकी जगह फेथ वर्ड यूज किया गया है, रिलीजन ना यूज करके धर्म की जगह क्या किया गया है, फेथ।
ठीक है, फेथ। ठीक, तो पढ़ोगे तो क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी और स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी आ जाता है फिर ये वर्ड। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द, उसके बाद क्या बोला गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, डिग्निटी ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, हियर बाय गैदर्ड। अरे देखे हो कि नहीं देखे हो यार, कभी संविधान की प्रस्तावना देखे हो ना? भाई मेरी गलती है, हमसे हमसे मुझे मारो, मुझे मारो, मेरे से हो गई गलती। ओ भाई, संविधान की प्रस्तावना, इमेज, इमेज, ये लीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल, संविधान का स्रोत, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी जिस 5 की मैं बात कर रहा था, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कितने तरीके का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने तरह की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समता, कितने तरह की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक है भाई, इसे तो मैं पढ़ा चुका, हो चुका, कोर्स खत्म। लीजिए भाई, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, कौन कौन सा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, कौन कौन सी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा होगा, कहीं पर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, उसी को नीचे बताया गया है कि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 से ये क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। कोई पूछ रहा था पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, तो यहाँ लिखा हुआ है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही था, उसकी जगह हटा के ये कर दिया गया है। क्लियर है, क्लियर है? नहीं, हम परेशान नहीं हैं, हमको परेशानी नहीं है, हम
उसी हिसाब से किसी दिन 5-6 घंटे इकट्ठे बिठा के कहते रह जाओगे कि सर बस कीजिए, हम जो है वो बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए क्या है कि ये है आपका संविधान की प्रस्तावना, यहां से आता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद आपका आता है कि पहले पार्ट में राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है, दूसरे पार्ट में नागरिकता के बारे में बताया गया है, तीसरे पार्ट में आपके मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, चौथे पार्ट में आपके डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। अब आपके एग्जाम के सिलेबस और एससीईआरटी किताबों को आधार बनाकर हमें भाग 1 और भाग 2 से कोई लेना देना नहीं है, वहां से सवाल नहीं आएगा। बहुत आपकी किस्मत खराब हुई तो शायद पूछ दें, पर पूछेंगे नहीं। तो अब इसके बाद सीधे बैक टू बेसिक हमें कहाँ आना है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। ठीक, अब मौलिक अधिकारों में बहुत ज्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा कि किस आर्टिकल में क्या क्या कहा है, क्योंकि उससे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। एससीईआरटी की बुक के बेसिस पे जितना बताया गया उतनी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, मौलिक अधिकार के बाद आपको पढ़ना है डीपीएसपी। मौलिक अधिकार के बाद आपको क्या पढ़ना है, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और उसके बाद आपको पढ़ना है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। ये जो पूरी की पूरी बातें हैं, ये जो पूरी की पूरी बातें हैं, ये पूरी की पूरी बातें मिलाकर आपकी शुरू हो जाती हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 51A तक। 51A तक ये तीनों बातें आ जाती हैं आपकी। ये वो आर्टिकल्स हैं जो सबको पता होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। खासकर मौलिक अधिकार वाले 14 से लेकर 32 तक के तो सभी को पता होने चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम क्या करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जो इंपॉर्टेंट है उसको हम क्या करते चलेंगे, इसमें से पढ़ते चलेंगे। हमको सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो जितना पढ़ाऊं उतना बस चुपचाप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और इसको मैं लिख लिख के नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ाऊंगा, समझाता चलूंगा एक एक आर्टिकल को। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो प्रस्तावना में रह जाती है वो क्या है, जिस पर सवाल आपका आ जाता है, जिस पर आपका क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या है, उसको समझिएगा। क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है? या आपने कई बार पढ़ा होगा कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। प्रेम्बल इज द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप घर में अपने आते हो, घर अगर आप बंद है, कहीं गए हो, तो घर में घुसने के लिए आपको एक चाबी चाहिए होती है ना। तो उस चाबी से आप घर का ताला खोल के घर में घुसते हैं, तो आपको पता चलता है एक ड्राइंग रूम है, एक जो है दूसरा रूम है, एक अलग रूम है, एक बेडरूम बना हुआ है, एक गेस्ट रूम बना हुआ है, एक किचन है, एक लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है। तो आप पूरे घर की संरचना तब न जान पाओगे जब आप की का इस्तेमाल करके अंदर जाओगे। इसी तरह आपके संविधान में जो चीजें दी हुई हैं उसका एक छोटी सी झलक आपको किसमें दिखती है, प्रस्तावना में दिखती है। इसलिए क्या बोला गया, इसे की बोल दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोल दिया गया, प्रियम्बल को क्या बोल दिया गया, प्रियम्बल को क्या बोल दिया गया। पीवाईक्यू के लिए बुक ले लें, पीवाईक्यू कहां से, अरे हम करा देंगे भाई, मत परेशान हो, पढ़ो यार तुम लोग, पढ़ाई छोड़ के बाकी दुनिया का सारा काम है तुम लोगों के जिम्मे। ठीक है, तो क्या कहा गया, इसको कुंजी कहा गया। ये बात जिसमें बताई गई उस केस का नाम था बेरूबारी मुकदमा। ठीक, बेरूबारी केस 1960। बेरूबारी केस 1960 में ये बात क्या की गई, बताई गई। इसी केस में बोला गया कि प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बोला गया। फिर आपने एक और वर्ड सुना है
कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्या है? प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। ये वर्ड भी आपने सुना होगा, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये केस क्या है क्या नहीं है वो सब आप लोग रहने दीजिए, आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये बेरूबाड़ी मामले में ये बात कही गई थी 1960 में। ठीक है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये बात भी एक केस के अंदर कही गई थी। उस केस का नाम था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। गोलकनाथ मुकदमा, गोलकनाथ मुकदमा बनाम पंजाब राज्य के बीच में ये हुआ था। ठीक है, ये हुआ था। और सबसे बड़ी बात, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? बताइए, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? तो याद रखिएगा, प्रस्तावना संविधान की जो प्रस्तावना है उसका अंग है। ठीक, भाग है, और इसमें संशोधन हो सकता है। तो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन ऑल्सो अमेंड, बट, परंतु, ऑलवेज देयर इज अ बट, परंतु संविधान के मूल संरचना में, परंतु संविधान के मूलभूत संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक, प्रियम्बल is the part of the constitution and it can amend also, but it cannot change, but without the change, but without the change of basic infrastructure। और ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया था, ये कौन से केस में था? ये कौन से केस में था? मौलिक अधिकार में कैसे हो गया परिवर्तन? मतलब ये जो मूलभूत संरचना का आइडिया था, ये किस केस में आया था? ये किस केस में आया था? केशवानंद भारती, बिल्कुल सही। तो ये किस केस की बात है? ये बात है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। यहाँ कमेंट देखते देखते कई बार गलत हो जाता है। 1973 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये वो बात थी जिसके अंदर बोला गया कि देखिए भाई, संविधान का ना एक मूलभूत ढांचा होता है
और वो मूलभूत ढांचा जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। सर फिर एससी क्यों कहा भाग नहीं है? पहले बोला था ना, वो 1960 का केस था ना बेटा। ये वाला केस कब का था? ये वाला जो केस था बेरूबारी वाला, ये 1960 का था। पहले बोला भाग नहीं है, फिर अपने डिसीजन को चेंज किया उन्होंने। केशवानंद भारती वाले केस में आके बोला नहीं भाई, संविधान प्रस्तावना का भाग है और इसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन संविधान की एक आधारभूत संरचना होती है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। केशवानंद बेटा मठाधीश थे केरल के, ठीक है, और जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया है वो बहुत कुछ इस केस से जुड़ा हुआ था। इस केस के बाद ही ये समझ में आ गया था कि भाई संपत्ति का अधिकार बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, तो इसीलिए 78 में उसको प्रॉपर रिमूव करके उसको एक लीगल राइट बना दिया गया कि फंडामेंटल राइट के तौर पे आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप लीगल राइट के तौर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, एसएसटी बाई सनी सर के नाम से सर्च कर लेना बेटा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरा ग्रुप। क्लियर है? तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, मतलब ये वाला। अब कल यानी पार्ट 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट्स, और आपके मतलब पार्ट 4 क्या, उसको अलग ही कर देते हैं टॉपिक को। तो कल पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, पीआरटी के लिए 8 क्लास तक एससीईआरटी काफी है सर। आप लोग कुछ मत पढ़िए, आप लोग सिर्फ मेरी क्लास दे, मतलब मैं अपनी क्लास की बोल रहा हूँ। आप लोग मेरी क्लास देखिए, अगर आपके पास किताब पढ़ने का समय नहीं, मत पढ़िए, मेरे को तो कवर करना ही है ना बेटा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। पॉलिटी कब हो जाएगा? हो जाएगा, अभी समय लगेगा। जुलाई के एंड तक चलेगा पॉलिटी, जुलाई एंड तक चलेगा पॉलिटी।